अच्छा बेटा, आज है 27 फरवरी और हम लोग कर रहे हैं एसएचएम का रिवीजन। और रिवीजन में ये रीड एंड राइट की 2024 का जो एडिशन है, इस प्रिंट आउट को अभी मैंने स्कैन किया है। और इस नए एडिशन के अंदर मैंने लास्ट वीक की जो 3 क्लासेस थी, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 सवालों तक कर लिया था। और आज मैंने इस फाइल को स्प्लिट भी कर लिया, वरना लास्ट वीक मैं इसको भेज नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा थे। अब ये फाइल बेटा मैंने दोबारा बोलिए। स्क्रीन मेरी शेयर ही नहीं हुई। अच्छा, ठीक है जी, मैं भी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक और स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन कर लिया, अंशरा। अंशरा बेटा अस्सलाम वालेकुम। अंशरा बेटा अस्सलाम वालेकुम। अंशरा के पास भी रीड एंड राइट की यही नई वाली बुक है। अंशरा बेटा ये वाली बुक निकाल लीजिए। और इस बुक में मारिया और आप सबके पास ये वाला पेज नंबर 165 भी यही होगा। पेज नंबर 164 पे बेटा पहुंचो। और हमने आज और कल में एसएचएम ख़त्म करना है रिवीजन। और इंशाल्लाह परसों आपने मुझे इसका टेस्ट देना है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि एसएचएम के बाद हम लोग कैपेसिटर का चैप्टर रिवीजन में लेके चलें। तो कैपेसिटर मेरे ख्याल में मारिया आपने करा मेरे साथ कैपेसिटर वीडियो से किया। तो चले अब हम इंशाल्लाह रेगुलर आपके साथ अभी क्लास कराते हुए भी इसको देख लेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को स्टार्ट करने में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि वाटर की सरफेस पर, ये वाटर है और वाटर का शेड शायद इतना अच्छा ये लोग नहीं बना पाए। तो ये वाटर, नीचे ये वाटर है, ठीक है बेटा, ये पानी है। इस पानी की डेंसिटी दे दी है। और पानी की डेंसिटी देकर बता रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये वाटर की सरफेस पर इस वक्त फ्लोट कर रहा है। अब जब बेटा ये फ्लोट कर रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि बताइए कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस ब्लॉक पर एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक स्टेशनरी है। नंबर 1, सर ब्लॉक का जो वेट है ना, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा हो, तो हमने एएस की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होती है। तो उसने कहा दो फोर्सेस के नाम बताएं। तो नंबर 1 वेट ऑफ ब्लॉक, नंबर 2 अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ ब्लॉक और अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड, ये दो फोर्सेस हैं जो इस ब्लॉक पर एक्ट कर रही हैं। और इन दोनों फोर्सेस ने इस ब्लॉक को इस वक्त बैलेंस किया हुआ है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आपसे जरा जल्दी से ये वाला वेरिएंट देख लें, मार्च 2022। आपके पास भी रीड एंड राइट की ये वाली बुक होती है, मुझे पता है। इसलिए पेज नंबर 165 पर आ जाए बेटा जल्दी से। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने इस ब्लॉक को डाउनवर्ड थोड़ा सा दबा दिया और दबा कर छोड़ दिया। आपको पता है कि जब पानी की सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को दबा के छोड़ दें और वो पहले से फ्लोट कर रही हो, तो आप देखिएगा कि ये जो ब्लॉक है ना बेटा, ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन करने लगेगा। और अभी ऑसिलेशन करने लगेगा, तो कह रहे हैं जनाब कि सरफेस ऑफ वाटर हायर अप द ब्लॉक, वाटर सरफेस से ऊपर की तरफ आ गई है, ठीक है जी। स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस पोजीशन। अच्छा, अब जब इन्होंने ब्लॉक को अंदर की तरफ दबा दिया, और ब्लॉक को दबाने के बाद, ठीक है जनाब, जैसे ही छोड़ेंगे तो ब्लॉक नीचे से ऊपर भागेगा। और सर अगर ब्लॉक नीचे से ऊपर भागेगा, तो ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट वाली फोर्स है। तो क्वेश्चन यही है कि बताइए जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ब्लॉक पर जो लग रही है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको एक्सप्लेन करें। तो आपने नीचे की तरफ दबाया, यकीनन इस वक्त अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट वेट होगा, जब भी वो उसको ऊपर नीचे ऑसिलेशन कराना शुरू कर देगा। तो बेटा आपने जैसे ही दबाया तो लिखिएगा अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट। और जब ग्रेटर देन वेट होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो पूछ रहे हैं डायरेक्शन बताओ रिजल्टेंट फोर्स की। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी बेटा, वो अपवर्ड की तरफ होगी। मैं लिखने में थोड़ा सा जगह चेंज कर रहा हूँ अपनी। रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। असल में उसने डायरेक्शन पूछी है। सेंटेंस नंबर 1 मैंने ज़रा ज़्यादा लंबा कर दिया कि अपथ्रस्ट ज़्यादा है, वरना इसके अंदर जो काम की बात है वो यही है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, सर वो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट भी एक्ट कर रहा है।
और आपने उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ दबा दिया था। अच्छा चले जनाब, ये तो बिल्कुल एबीसीडी हो गई। अब आ जाइए असली सवाल, दैट इज एसएचएम। एसएचएम का सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि जब हमने ब्लॉक को छोड़ा तो ब्लॉक पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है जनाब। और इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से अब कुछ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि जो जी है वो ग्रेविटी है और रॉ जो है वो डेंसिटी है वगैरह वगैरह। सवाल है एक्सप्लेन व्हाई द ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक आर सिंपल हार्मोनिक। कभी भी आपसे कहें कि हमने ये वाली बात पर आपको बात बतानी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए ना आपके पास दो टूल्स हैं किसी भी इक्वेशन को देखकर एक्सप्लेन करने के कि बॉडी एसएचएम कर रही है या नहीं। नंबर वन टूल, कभी बेटा आपसे बोले ना बेटा प्रूफ करो एसएचएम हो रहा है, तो या तो आपको ये इक्वेशन दिखानी होती है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। या तो ये दिखाएंगे, या एक और मेथड होता है दिखाने का, और वो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जनाब। इन दो में से कोई एक बात भी आपको नजर आ जाएगी ना तो आप कह देंगे जनाब कि ब्लॉक कर रहा है एसएचएम। एसएचएम प्रूफ करने के लिए सारे सवालों में आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन से कराते थे। ये पहला सवाल है जिसके अंदर आप इस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अगर आप गौर करें सर फोर्स के अंदर से निकल के आ जाएगा एम ए, और एम ए में से निकल कर अगर आएगा ना तो एम को उधर भेज के एम को भी कांस्टेंट के अंदर छुपा देंगे। तो देखा जाए तो फिर वही वाली बात है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ही है। तो इस सवाल में भी बेटा क्या करो, गौर से सुनना। आप यूं इसके अंदर कहो कि इस इक्वेशन में ए ब्लॉक का एरिया कांस्टेंट, जी ग्रेविटी कांस्टेंट, रॉ लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है जी। पहले तो जरा ये वाली बातें कह दो। मैंने लिखा एरिया ऑफ ब्लॉक, ग्रेविटी एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट, ठीक है जनाब। और अगर ये सब कांस्टेंट है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। और इसके अंदर भी क्योंकि हमारी आदत है हमने सारे सवाल हमेशा एक्सेलरेशन की फॉर्म में देखें, तो आप इस एफ की जगह भी बेटा डाल दो एम ए। और जब आप एम ए डालते हो तो एम ए में भी एम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। और बेटा अगर मास कांस्टेंट है तो अगेन एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मार्किंग स्कीम में अगर देखें ना तो उसने इसी पे एसएचएम डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम लोग हमेशा बच्चों को पढ़ाते हुए आए कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल बात होगी। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो इससे हमें ये बात सब समझ में आ गई कि जो बॉडी है या जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। और माइनस की रीजन भी बता दें, माइनस shows opposite direction, माइनस shows opposite direction। तो मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, और मैमूना बेटा आपसे एक दफा कमेंट्री करवाना चाहूंगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैमूना गौर से सुनना। सर बाज औकात क्वेश्चन इतना आसान होता है कि बच्चे के ये समझ में नहीं आता कि एग्जाम में लिखना क्या है। ये भी उन्हीं में से एक सवाल है, ये भी उसी टाइप का एक सवाल है, इतना ज्यादा आसान कि ये समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो जरा सुनना बेटा मैमूना। सर अगर किसी सवाल में कहें कि कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करना हो, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ये एक्सप्लेन करने की कि अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैमूना बेटा बताइए, किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर एसएचएम हो रही है, तो एक्सप्लेन एसएचएम के लिए मैमूना क्या दिमाग में बात आती है कि ये करेंगे तो एसएचएम एक्सप्लेन हो जाएगा जी। बिल्कुल सर, हमने सिर्फ ये शो करना होगा, और शो करने में भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी। आपने से सिर्फ यहाँ तक पहुंचना होता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है जनाब। इस सवाल में फोर्स उन्होंने दिखाई थी, तो पहले हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके दिखाया, पर हमारी पुराने सारे सवालों में आदत है कि एक्सेलरेशन को करते हैं, इसलिए मैंने एफ की जगह एम ए लिखा, और एम ए लिखने के बाद आपको बताया कि मास कांस्टेंट, ब्लॉक का एरिया कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट, लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट, इन सारे कांस्टेंट को हटा दें तो इक्वेशन में से निकला एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सवाल बहुत आसान है, इसलिए मैंने थोड़ी लंबी कर दी ताकि बच्चा समझ ले लिखना क्या है। अच्छा, अब जरा यहाँ पर आ जाए, क्वेश्चन का मैथमेटिकल पार्ट जो है वो पहला ये है कि आपने एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है। ठीक है जनाब। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए आप ऐसा कीजिए कि इस इक्वेशन में जहाँ पे फोर्स लिखी हुई है वही ऊपर वाली इक्वेशन में जो देखिए, हमने जो भी प्रूफ करना होता है ना, कुछ हमें दिया हुआ होगा, उस दी हुई इक्वेशन को ले जाकर यहाँ तक पहुंचाना होगा। ठीक है जनाब। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन में से हम यहाँ तक पहुंच के आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो इक्वेशन दी हुई होती है उसमें जो माइनस दिया हुआ होता है, उस माइनस को जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं, शो दैट कर रहे होते हैं, तो गायब कर देते हैं, क्योंकि माइनस की प्रेजेंस में ना अंडर रूट गड़बड़ कर देगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो माइनस हटा दीजिएगा। माइनस हटा के मैं काम करने जा रहा हूँ, तो जरा सुनिएगा। आप यूं शुरू करें, सर गिवन दैट, यहाँ से शुरू कीजिएगा बेटा, यहाँ से गिवन दैट। हमें क्या गिवन है सर? गिवन दैट है कि फोर्स माइनस नहीं लिखिएगा, सॉरी, डेरिवेशन में बेटा माइनस नहीं लिखिएगा वरना अंडर रूट फंस जाएगा। ए जी डेंसिटी एक्स। ठीक है, अब जहाँ लिखी हुई बेटा फोर्स, फोर्स की जगह लिख दे एम ए। एम ए, और एम ए में भी एम को उधर भेज दे, एम ए में भी एम को बेटा उधर भेज दे। ठीक है बेटा, मैंने एम को उधर भेज दिया और ये वाली शक्ल बन गई। पहले बेटा यहाँ तक कॉपी करें, पहले बेटा यहाँ तक कॉपी करें। और जब आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया, तो अब बेटा जरा याद करके बताइए कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन को ओमेगा के साथ कनेक्ट करना है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन को ओमेगा के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको याद है एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेटा ए की जगह डाल दीजिए ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सब कुछ ऐसा ही है जो मुझे यहाँ लिखने की जगह नहीं मिल रही। ठीक है जनाब। इसमें यहाँ x भी आ रहा है, यहाँ m भी आ रहा है, एटसेट्रा। अब आप बताइए, दोनों तरफ सर x से x कैंसिल हो जाएगा, और जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर सर इधर आकर बनेगा अंडर रूट, और जब ये अंडर रूट बनेगा तो आप देखिएगा खुद ब खुद वही रिजल्ट आ गया जो हमें रिक्वायर है। a नजर आ रहा है, g नजर आ रहा है, डेंसिटी आ रही है, अपॉन m आ रहा है, और x तो मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिया है। खत्म जनाब, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है। और अगर कोई बच्चा गलती से सर ये माइनस चला भी लेता है, तो आप क्या करोगे, ए की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डालोगे, तो वो माइनस से माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप माइनस लिख भी दोगे तो वो माइनस अगले स्टेप्स में जाकर वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना। अच्छा जी बेटा, और आगे चलें तो ये कि हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। और इस ग्राफ के अंदर मुझे बुराई ये नज़र आ रही है कि ये वाली लाइन इसने छोटी बनाई है और ये वाली लाइन इसने बड़ी बनाई है। ये मुझे इसकी बुराई नज़र आ रही है देखते ही। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज नॉट इक्वल टू इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इसका आप देखें तो वो -0.02 तक जा रहा है, और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है वो 0.02 तक नहीं जा पा रहा। उसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह ये है कि कोई बच्चा मुझे कॉमन सेंस लगा के बताए कि जब हम पानी की सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल लकड़ी का ब्लॉक है, लिखा हुआ जी लकड़ी का ब्लॉक है, इस लकड़ी के ब्लॉक को जब हम दबा के छोड़ देते हैं तो ये ब्लॉक ऊपर नीचे भागता है। जब ऊपर नीचे भाग रहा होता है तो पहली बात ये बताएं, क्या ये हमेशा ऊपर नीचे भागता रहेगा या थोड़ी देर में वाइब्रेशन करते करते रुक जाएगा? जवाब, सर हमेशा थोड़ी वाइब्रेट करेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। जब वो रुक रहा होगा तो उसकी ऑसिलेशन छोटी हो रही होगी,
और जब उसकी ऑसिलेशन छोटी हो रही होगी तो ऑसिलेशन छोटी होना, ऑसिलेशन का छोटा होना, इस चीज को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग। ऑसिलेशन का छोटा होना इट इज कॉल्ड डैम्पिंग। ठीक है जनाब, आप किसी चीज को वाइब्रेट करा के छोड़ दें तो वो हमेशा सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन नहीं करता रहेगा, बल्कि उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली छोटा होता चला जाएगा। तो इन्होंने किसी एक ऑसिलेशन में दिखाया है कि जिसमें एक तरफ का डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ का डिस्प्लेसमेंट छोटा रह गया है। तो उसकी वजह क्या हुई होगी सर? वजह ये हुई होगी कि सर हम कहेंगे इसकी ऑसिलेशन छोटी होने की वजह सर इसकी वाइब्रेशन में डैम्पिंग हो गई होगी। अच्छा, डैम्पिंग होती है हमेशा रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। तो रेजिस्टिव फोर्स, अंशर आपने अभी तक माइक्रोफोन बेटा खोला नहीं, आप हमें बता सकते हैं कि लिक्विड में कौन सी रेजिस्टिव फोर्स होती है जो डैम्पिंग करा देगी? अपथरस तो बेटा रेजिस्टिव फोर्स तो नहीं होती है अपथरस बेटा। अपथरस तो प्रेशर डिफरेंस वाली फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स किसे बोलते हैं? रेजिस्टिव फोर्स जिसमें फ्रिक्शन का, जी, जिसमें फ्रिक्शन का फैक्टर आ जाता है ना बेटा। कभी भी बोले रेजिस्टेंस तो इसका मतलब होता है फ्रिक्शन टाइप ढूंढे, और जब आप फ्रिक्शन टाइप ढूंढेंगे ना तो बेटा वो आ जाएगी विस्कस ड्रैग फोर्स। पूरा नाम होता है विस्कस ड्रैग फोर्स। तो सवाल है कि एक तरफ का डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, दूसरी तरफ का डिस्प्लेसमेंट छोटा है, ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबी नहीं करनी। तो इसका आंसर है कि सर जब ऑसिलेशन हो रही है ना तो ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड छोटा होता जा रहा है, इट इज कॉल्ड डैम्पिंग। और ये डैम्पिंग किस वजह से हो रही है? सर डैम्पिंग होती है रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, और रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे ली जाएगी विस्कस फोर्स। ठीक है जनाब, विस्कस फोर्स डैम्पिंग करा रही है, विस्कस फोर्स डैम्पिंग करा रही है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक का बेटा हमने आपको मास बता दिया, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं कि डिटरमाइन डिक्रीज ऑफ, अच्छा डिक्रीज निकालनी है, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑसिलेशन, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑसिलेशन। ठीक है ना? फर्स्ट हाफ ऑसिलेशन का मतलब क्या है सर? फर्स्ट फर्स्ट हाफ ऑसिलेशन का मतलब अभी आपको बताता हूँ। पहली बात ये बताइए, एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? टोटल एनर्जी है सर, टोटल एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ मास ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये नॉर्मल इक्वेशन है। लेकिन अगर कभी कहा जाए कि चेंज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी, तो बेटा चेंज में डिक्रीज में हाफ कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट होगा, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। यकीनन जो चेंज आ रहा होता है ना सर, वो डिस्प्लेसमेंट में आ रहा होता है, एम्पलीट्यूड में आ रहा होता है। तो सर इस मर्तबा भी आप देखिएगा कि एम्पलीट्यूड में कोई चेंज आ रहा होगा। और क्या चेंज है एम्पलीट्यूड में? तो आप देखिएगा आधी ऑसिलेशन में एक तरफ का एम्पलीट्यूड 0.02 है और दूसरी तरफ का एम्पलीट्यूड, दूसरी तरफ का एम्पलीट्यूड बेटा इसको पढ़ने में मुझे दिक्कत होगी, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये रहा इसका एम्पलीट्यूड। अरे जनाब ये तो इसका दूसरा वाला एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को बेटा पढ़ने की कोशिश करें। तो पढ़ने की कोशिश में मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5, इधर से आ जाए 1 1 2 3 4, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर। और ये इधर से जाए ना तो छठा नंबर है, छठे नंबर का मतलब है 0.016, 0.016, 0.016। तो लेफ्ट साइड पर 0.020 है, राइट साइड पे 0.016 है। ठीक है जी, दो एम्पलीट्यूड है, दो एम्पलीट्यूड है बेटा, दो एम्पलीट्यूड है। एक एम्पलीट्यूड लेफ्ट साइड का बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला एम्पलीट्यूड है बेटा वो है 0.02, और जो लेफ्ट साइड का छोटा वाला है इट इज 0.016। तो ये एम्पलीट्यूड छोटा हो रहा है ड्यू टू डैम्पिंग। और डैम्पिंग में जब एम्पलीट्यूड छोटा हो रहा है तो एम्पलीट्यूड छोटा होना है, एनर्जी लूज कर रहा होगा। अब सर कितनी एनर्जी लूज कर रहा है वही हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हाफ कांस्टेंट है, मास, सर मास दिया हुआ है 0.57, मास दिया हुआ है 0.57। अब आप गौर करो, सारी चीजें इसने इतनी आराम से दे दी हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो फंसाएगा। तो ओमेगा में हमें तंग करने जा रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू उसने हमें दी भी नहीं है, ओमेगा के लिए उसने फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले में जो चीज वैल्यू चाहिए वो अल्लाह करके उसने ऊपर दी हुई हो तब की बात है। क्या क्या दिया हुआ है जनाब?
हमें ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हमें ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया तो नहीं दिया हुआ, एरिया तो नहीं दिया हुआ। अच्छा जी, एरिया नहीं दिया हुआ। अच्छा इसका मतलब है ओमेगा इससे नहीं निकलेगा। फिर ओमेगा निकालने का कोई और तरीका सोचे। हाँ सर, एक और तरीका होता है ओमेगा निकालने का। अगर इसने सर हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसने अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से मैं ओमेगा निकाल के बता दूंगा, मुझे पता है कैसे निकलेगा। अलबत्ता किसी बच्चे से मैं पूछना चाहूंगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा कभी भी एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ हो, अनशरा बेटा, एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ हो और एक्सेलरेशन के ग्राफ में से आपको कैलकुलेट करना हो ओमेगा, तो एक्सेलरेशन के ग्राफ में से ओमेगा कैसे निकालते हैं अनशरा बेटा? ग्रेडियंट से निकालते हैं। सर आप ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना ले तो ये बन जाएगा a अपॉन एक्स, और ये जो a अपॉन एक्स है, a वाई एक्सिस पर है, x एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर आपने इसका ग्रेडियंट निकाल लिया तो सर जो इसका ग्रेडियंट होगा ना, नेगेटिव ग्रेडियंट, वही नेगेटिव ग्रेडियंट बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आइए बेटा इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट कैसे निकालें? ग्रेडियंट निकालने के लिए एक पॉइंट तो मैंने ले लिया ये 0 0 वाला, एक पॉइंट ले लिया मैंने 0 0 वाला, और दूसरा पॉइंट कोई सा भी उठा ले, कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए, मैं यही वाला ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 0.016 और इसका वाई कोऑर्डिनेट, सर वाई कोऑर्डिनेट 2 से 2 डिवीजन ऊपर है। 2 से अगर 2 डिवीजन ऊपर है ना तो इट इज 1.8, इट इज 1.8। ठीक है जनाब। तो अगर मैंने इसका ग्रेडियंट निकालना है बेटा इस मेथड से, तो फॉर्मूला बनेगा वाई कोऑर्डिनेट है 1.8, वाई कोऑर्डिनेट है बेटा 1.8, एक्स कोऑर्डिनेट है 0.016। तो ये बेटा मैंने ग्रेडियंट निकाल लिया है इसका, और ग्रेडियंट ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जनाब। अगर मैं ये वाला माइनस लिखता हूँ तो ये वाले माइनस से बेटा ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा नहीं है। माइनस बेटा मैंने लिखा नहीं है। ठीक है जनाब, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहें तो बेटा याद कराना चाह रहा हूँ, सर अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन हो तो इसका जो ग्रेडियंट होता है, सर ये ग्रेडियंट हमें ओमेगा स्क्वायर बता देता है। तो 1.8 अपॉन 0.16, 1.8 अपॉन 0.016, और ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ अभी क्लास के बाद शेयर करूंगा। सर ये ग्रेडियंट से आया है। आप सबके पास रीड एंड राइट की बुक है बेटा, उसके अंदर आप ये सारा का सारा काम कर लें तो आपको मिल जाएगा एनर्जी का चेंज, और इस एनर्जी के चेंज का रिजल्ट आ रहा है 4.7 एक्सपोनेंट माइनस 3, 4.7 एक्सपोनेंट माइनस 3। ये है एनर्जी का चेंज। मास किलोग्राम में था, ओमेगा स्क्वायर ग्रेडियंट से निकाला, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि सर एम्पलीट्यूड छोटे हो रहे हैं, डैम्पिंग हो रही है, एम्पलीट्यूड छोटा हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड छोटा होने से एनर्जी लॉस हो रही है, और ये एनर्जी का लॉस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? सर ये एनर्जी का लॉस कन्वर्ट हो रहा होगा थर्मल एनर्जी में। तो ये एक क्वेश्चन बेटा इतनी देर में हमने कंप्लीट किया है, और इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो अच्छी खासी थी, तो आधा घंटा तो एक सवाल में ही निकल गया। अच्छा बेटा और आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर 2021, बच्चों के पास बुक है बेटा, बुक के अंदर ये वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफ नजर आ रहा है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है कि इस ग्राफ का कौन सा फीचर है जो इस बात को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि यहाँ पर सर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। तो ग्राफ के दो फीचर हैं। पहली बात, सर ग्राफ का कांस्टेंट ग्रेडियंट है। ठीक है जनाब, कांस्टेंट ग्रेडियंट, स्ट्रेट लाइन को मुश्किल जुबान में कहते हैं कांस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ। ग्राफ का कांस्टेंट ग्रेडियंट है, और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जब कभी आपको एसएचएम डिस्क्राइब करना हो कि एसएचएम हो रही है या नहीं हो रही, तो एसएचएम की डिस्क्रिप्शन के लिए या तो ग्राफ से एक्सप्लेन करना होगा या इक्वेशन से।
इक्वेशन से करना हो तो ये लिखोगे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर ग्राफ से करना हो तो खुद बताइए, जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो जो लाइन होती है बेटा वो ओरिजिन में से पास होती है, ओरिजिन में से पास होती है। और नेगेटिव होने का मतलब होता है इसका नेगेटिव ग्रेडियंट है। ठीक है ना। अब तो कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन मैंने पता नहीं क्यों लिखा है, कांस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, सॉरी भाई सही कीजिए, कांस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, इट इज द फीचर ऑफ ग्राफ, कांस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ एंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है जनाब। अच्छा कांस्टेंट ग्रेडियंट है, बल्कि मैं एक और बात लिखूंगा, नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, क्योंकि ये नेगेटिव भी यहाँ पर लाना जरूरी है। नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ एंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट शोज कि जो ऑब्जेक्ट है वो कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी। उसके बाद कह रहे हैं डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें? तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो उन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में से हम क्या निकाल सकते हैं, अभी अभी ऊपर वाले सवाल में पढ़कर आए हैं। क्या निकाल सकते हैं ग्राफ में से मेमूना? ये बताओ। ग्रेडियंट निकाल सकते हैं सर, इस ग्राफ में से हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। और जो ग्रेडियंट होता है वो हमें क्या बता देता है? ओमेगा स्क्वायर बता देता है। और जब ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो ग्रेडियंट का अंडर रूट इट इज इक्वल टू ओमेगा। और जब ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा की जगह डालोगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। टाइम बेटा कैलकुलेट करना है तो बन जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ग्रेडियंट। तो कहना ये चाह रहा हूँ, मैं सवाल को नहीं करा रहा, ऐसे हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं और इसको आजकल में हमने खत्म करना, रिवीजन क्लास है। सर अगर हमें ग्राफ दिया हुआ हो तो हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ, तो ग्राफ का निकालेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का निकालेंगे अंडर रूट, अंडर रूट का रेसिप्रोकल 2 पाई के साथ। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट सर हमें बता देगा टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट यही है, टाइम पीरियड निकालें। अलबत्ता अगर मुझे मार्किंग इसकी में इसका आंसर नजर आ जाए तो मैं टाइम बता दूं। टाइम आएगा जी 2.4 सेकेंड। आप लोग बेटा कीजिएगा जरूर इसको, करते हैं तो दिमाग में बेटा बैठेगा, सिर्फ देखते रहने से कभी भी दिमाग में नहीं आएगा। तो बेटा इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ऊपर जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के ऊपर लेबल कीजिए पी, एक ऐसा पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी ट्रॉली की जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो गौर से सुनिएगा, कभी भी इस तरह का सवाल हो ना, तो मेरी नज़र में सबसे आसान और अच्छी एग्जाम्पल ना पेंडुलम का स्विंग होता है। जब पेंडुलम स्विंग कर रहा होता है तो हमें पता है इस जगह पर स्पीड जीरो होती है, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ये जगह एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो दिस पॉइंट जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और सर जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो इस पॉइंट पे बेटा मैंने लिख दिया पी। दोबारा सुनिएगा, सवाल है ग्राफ में वो पॉइंट बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब जीरो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी भी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन कब मिलती है? सर जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। उसके बाद एक और बात पूछ रहे हैं, कह रहे उसी ग्राफ के ऊपर लेबल कीजिए एक पॉइंट क्यू, और ऐसी पॉइंट होना चाहिए क्यू जहां पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो। ये इतना आसान नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या किसी बच्चे को ये बात पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पर होती है? हाँ बेटा, ये अगर आप पुरानी वाली मेरी वीडियोस देखें ना तो मैंने भी एक सेंटेंस याद किया हुआ है जो मेरे फौरन दिमाग में आ रहा है। लेकिन कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन सी पोजीशन होती है जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होती हैं? किसी बच्चे को आता हो? अनुशरा बेटा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप मुझे बता सकती हैं। कोई मैथमेटिकल सेंटेंस बताएं, वो थोड़ा सा आगे, वैसे गलत नहीं है आपकी बात में, मैं गलत तो नहीं बोलूंगा उसको, पर मुझे नहीं लग रहा कि इनको याद आ पा रही है वाली बात। ठीक है, मैंने पुरानी वाली रीड एंड राइट की बुक के अंदर आपको वीडियोस भेजी हुई, उसमें से 2-3 दफा ये वाला सवाल आया है, इसलिए मुझे ये बात याद है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू होता है,
तो उस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होती है। ठीक है जनाब, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो जाती हैं जब जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट टू हो। ठीक है जी। अब आप बताइए एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो जरा निकालना 12 अपॉन अंडर रूट टू, निकालना बेटा 12 अपॉन अंडर रूट टू, कितना आ रहा है? 8.5 आ रहा है। अब जो 8.5 आ रहा है तो ये 8 है बेटा, ये 8 है। 8 के बाद 9 10 नहीं है, गलत काउंट कर रहे हैं हम लोग। अगर हम इसको काउंट करें तो ये 8 के बाद 8 9 10 11 12। मैं क्या गलती कर रहा हूँ भाई, जरा काउंटिंग करें, मुझे इसको 9 तक लेके जाना है। दो डिवीजन पे 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, नहीं सर ये ढाई पर आएगा। अब ढाई वाला मामला भी तो बड़ा खतरनाक होता है। ये ढाई पर 9, उसके बाद अगले ढाई के ऊपर 10। अच्छा जी, हमें क्या चाहिए? 9 चाहिए बेटा, क्या चाहिए? 8.5 चाहिए, बस 8.5 यहाँ पे ले लें। तो 8.5 अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा क्यू, ये वाला पॉइंट होगा क्यू। तो याद रखिएगा 8। हाँ बेटा बोले बोले। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट पे जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट पे चले जाएं या राइट पे चले जाएं। भाई देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इसी तरह 8 से थोड़ा सा आगे चला जाऊँ तो यहाँ पे जो है दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अगर आप लोग याद कर सकते हो तो याद कर लें कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है कब? तो इसका ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट टू। और मैं थोड़ा सा और याद दिलाऊं, मेरा दिल चाह रहा है ग्राफ और थोड़ा सा समझाने के लिए। तो बेटा जरा याद कीजिएगा, अगर आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये वाला ग्राफ होता था पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। फिर एक ग्राफ होता था काइनेटिक एनर्जी का, और फिर एक ग्राफ होता था टोटल एनर्जी का। ये टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है। ठीक है जनाब, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये टोटल एनर्जी है। ठीक है जनाब, जो ग्रीन वाला ग्राफ है, तो मैंने अपने दिमाग में यूं बिठाया हुआ है, ग्रीन वाला ग्राफ चाय की प्याली है, प्याली। प्याली का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, आपको टेक्निक दिमाग में बिठा लेते हैं ताकि याद रहे। प्याली, तो ग्रीन कलर की जो शेप है वो प्याली की शेप है, तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी। और जो बाकी बचा इट इज काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पर सेम कोइंसिडेंट कर रहे हैं, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है। और इसका ये फॉर्मूला उसने ड्राइव करवाया हुआ है ओल्ड बुक में, रीड एंड राइट की पुरानी वाली सवालों में। इसलिए मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है जब x इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट टू हो, जब x इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट टू हो। ठीक है, अच्छा बेटा और आगे चले, ये सवाल पूरा खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने पहले नहीं करवाया हुआ, ये बिल्कुल नया सवाल है। चलें जी, इस सवाल को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है सर? इस क्वेश्चन में भी ये हो रहा है कि एक ट्रॉली को सर दो स्प्रिंग के साथ इन्होंने बांध दिया है, और जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में था। और अब क्वेश्चन में पूरी लंबी कहानी सुना रहे हैं, वो कहानी हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर कह रहे हैं कि इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो सारे सवाल मैं मैमूना से ही कर रहा हूँ। हफ्सा बेटा आप भी हमें माइक्रोफोन में ज्वाइन कर सकती हैं। हफ्सा, हफ्सा बेटा माइक्रोफोन में हम बात कर सकती हैं। अच्छा बेटा हफ्सा देखिए, बिल्कुल आसान सा हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर देखिए बताइए कि इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है। ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख के बताना है। मैं कुछ मार्किंग नहीं कर रहा, वरना मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मुझे बताइए इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है। बहुत आसान नंबर है। 25। 25 लिख दूं, मतलब एम्पलीट्यूड में 25 लिख दूं बेटा? 10, 10 में भी अभी गलती कर रही हो, थोड़ा और सोचो, करीब करीब पहुंच गई हो। हाँ 5।
हफ्सा आता है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा बेटा कॉन्फिडेंस में आपकी कमी मुझे लगती है बार बार। आता है आपको। देखिए बेटा, पहले मीन पोजीशन की लाइन बना लो। ये ग्रीन ब्लू वाली जो लाइन है मीन पोजीशन है। अब इस बेटा मीन पोजीशन से ये वाला जो फासला होता है इट इज एम्पलीट्यूड होता है ना बेटा वेव में, ये एम्पलीट्यूड होता है। अब अगर ये एम्पलीट्यूड होता है तो ऑब्वियसली 20 से 25 तक जाना है। और इस तरह के सवाल आपस की बात है, आप देखें तो आपको आईजीसीएसई पे भी मिल जाएंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड हो गया, पहली बात हो गई। ठीक है। अच्छा बेटा जोहा, आप भी अगर माइक्रोफोन खोल के, बेटा हम आपसे आसान सा सवाल करने जा रहे हैं। जोहा बेटा कोई मुश्किल बात नहीं करने जा रहे। ये एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। टाइम के अंदर बेटा यहाँ से जोहा बेटा ये शुरू हुई ऑसिलेशन, यहाँ पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम निकालना है जोहा। पढ़ के बता सकती हो कितना टाइम है जोहा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम बेटा जोहा? बिल्कुल सही बात है, 4 सेकंड इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम हो गया। अब टाइम हो गया ऑसिलेशन यानी 4 सेकंड। आपसे पूछ रहे हैं ओमेगा। सर ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, नीचे चाहिए बेटा टाइम, टाइम है 4 सेकंड। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा का रिजल्ट आ रहा है 1.6 रेडियन पर सेकेंड। 1.6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड बताएं। अब मैक्सिमम स्पीड का बच्चे को फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला शीट अगर याद हो तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा एक्स नॉट। अब आपसे वो ओमेगा भी कैलकुलेट करा चुका है, एक्स नॉट भी कैलकुलेट करा चुका है। अब फार्मूले में पुट करोगे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल मैं नहीं कर रहा। उसके बाद आगे चल के कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटीज A describe what may be deduced from 4.2 about the motion of the trolley between t is equals to 0 to 2 is equals to 24। कैलकुलेशन आपसे नहीं करा रहा, कह रहे 0 सेकंड से लेके 24 सेकंड तक जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को आपने डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्रिप्शन में हमें ये भी नजर आ रहा है कि जो ग्राफ है वो ग्राफ के अंदर आगे जाके डैम्पिंग भी हो गई है। ठीक है जनाब, डैम्पिंग भी हो गई है। और इस डैम्पिंग को लेकर अब आपसे कह रहे हैं कि पूरी की पूरी कहानी सुनाए, 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक डिस्क्राइब, पूरा ग्राफ डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब व्हाट मे बी डिड्यूस मोशन ऑफ ट्रॉली। मोशन ऑफ ट्रॉली को डिस्क्राइब, ये तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। 0 सेकंड से लेके 24 सेकंड तक मोशन को डिस्क्राइब करें। अच्छा जी, कोशिश करते हैं डिस्क्राइब करने की। डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा ये बताइए कि जब हमने ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट को यानी ये ट्रॉली है, ट्रॉली को किसी एक तरफ डिस्प्लेस कराया होगा। ठीक है ना। जब ट्रॉली को किसी एक तरफ डिस्प्लेस कराया तो डिस्प्लेस कराने से जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस कितना हुआ है? तो सर डिस्प्लेस हुआ है 20 से 25। नहीं, 25 पे तो एल पहले से था, ये सर एल है। सर ये है एल। एल का मतलब ये वाली लेंथ है। एल का मतलब है स्प्रिंग की लेंथ। ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ। जब आपने, आप ये गौर कीजिएगा, एल की जो वैल्यू है, एल की जो वैल्यू है, एल की लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब, 25 सेंटीमीटर। इनिशियली जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, यानी यहाँ से शुरू किया है यहाँ तक का स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो स्प्रिंग की लेंथ दी हुई है एक्स। ठीक है ना, स्प्रिंग की लेंथ दी हुई है एक्स। उसके बाद इन्होंने स्प्रिंग को लेफ्ट पे मूव कराया है, राइट पे मूव कराया? आप जरा इस चीज को बेटा पकड़ के बताएं। 25 से 20 पर आ रहा है और 20 से 15 पर आ रहा है। तो अगर ये 25 से 20 और 20 से 15 पर आ रहा है तो मारिया मेरी हेल्प कीजिए। स्प्रिंग की लेंथ पहले 25 है और 25 के बाद स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 20 आ रही है और फिर 20 के बाद 15 पर आ रही है। तो स्प्रिंग को इन्होंने लेफ्ट पे पुल किया है या राइट पे पुल किया है? हाँ बेटा मारिया हमें बताइए, 25 से 15 पर आ रहे हैं। अगर ये 25 से 15 पर आ रहे हैं तो एल की वैल्यू 25 से 15 पर आ रही है। अगर 25 से 15 पर आ रही है तो इसमें क्या हुआ होगा? स्प्रिंग को, या ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली को लेफ्ट के ऊपर लेके गए हैं
या राइट पे लेके गए, हमें ये बता रहे हैं राइट, 7 बता रहे हैं राइट, जबकि मुझे राइट इसलिए समझ में नहीं आ रहा मेरे दिमाग के अंदर कि अगर इसको बेटा राइट पे लेके जाते हैं ना, ट्रॉली को राइट पे लेके जाते, तो एल की वैल्यू इंक्रीज होती। एल की वैल्यू इंक्रीज तो नहीं हो रही यार, एल की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही। क्या लिखा है, द ट्रॉली इज पुल्ड टू वन साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जी कंप्रेस हो रहा है जी, वो कंप्रेस हो रहा है, एंड देन रिलीज सो दैट इट ऑसिलेट इनिशियली विद एसएचएम आफ्टर अ शॉर्ट स्विच ऑफ द वेरिएशन विद टाइम दिस। ठीक है जनाब। तो जो ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम ग्राफ को पढ़ें, तो ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू बेटा देखो साथ 25 से किस पर आ रही है, पहले 15 पर आ रही है। ठीक है ना, 15 के ऊपर आ रही है। 15 पर आने का मतलब, सर 15 पे आने का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, और अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो मैं लिखूंगा ट्रॉली इनिशियली डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट एज एल डिक्रीजिंग, एल डिक्रीजिंग फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर पे एल की वैल्यू है, और फिर एल की वैल्यू किस पर आ गई है, 15 पर आ गई है। ठीक है जनाब, 25 से 15 पर आ गई है, देन रिलीज, फिर इसके बाद इसको रिलीज कर दिया। अब जब रिलीज कर दिया तो अब ये 15 से 25, 25 से 15, अब ये लेफ्ट राइट कर रहा है, अब ये लेफ्ट राइट कर रहा है, रिलीज्ड। सो ट्रॉली बिगिंस टू ऑसिलेट लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट। अच्छा, डैम्पिंग कब से शुरू हो गई है? सर डैम्पिंग जो है ना, ये 12 और 12 के बाद 14, 14 तक तो नॉर्मल ऑसिलेशन हुई है। आफ्टर 14 सेकेंड, आफ्टर 14 सेकेंड, आप देखिए 14 सेकेंड तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 14 सेकेंड के बाद एकदम से, 14 सेकेंड के बाद अब आप देखिए एम्पलीट्यूड छोटा होना शुरू हो गया है। और अगर एम्पलीट्यूड छोटा होना शुरू हो गया है, तो एम्पलीट्यूड का छोटा होना, इट इज कॉल्ड डैम्पिंग। तो फिर बेटा फिर, और ये डैम्पिंग लाइट डैम्पिंग है, एकदम से बड़ी डैम्पिंग नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग छोटी होती जा रही है, यानी एम्पलीट्यूड छोटा होता जा रहा है। लाइट डैम्पिंग स्टार्ट आफ्टर 14 सेकेंड। ठीक है जनाब, 14 सेकेंड के बाद, ठीक है जनाब, 14 सेकेंड के बाद डैम्पिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है जनाब, डैम्पिंग स्टार्ट हो गई है। ये अलग बात है कि मैं मार्किंग स्कीम पे नजर मारता हूँ, तो मार्किंग स्कीम पर ये कह रहे हैं डैम्पिंग 12 सेकेंड से स्टार्ट हो गई है, जबकि मेरे ख्याल में डैम्पिंग कहाँ से 12 से स्टार्ट हुई है। 12 के ऊपर पूरा है, 14 के ऊपर भी पूरा एम्पलीट्यूड है, पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड 14 तक है। ठीक है जनाब, एक बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है साद भाई ने शायद मार्किंग स्कीम में नजर मार के लिखी हो, बोली हो, कि ट्रॉली इनिशियली डिस्प्लेस टू द राइट, मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ है राइट, पर मैं राइट कैसे मान लूं जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट 25 से, लेंथ 25 से 15 पर आई है, और जब लेंथ 25 से 15 पर आई है तो पक्की बात है एल छोटा हुआ है, और एल जब ही छोटा होगा, एल की वैल्यू बेटा जब ही छोटी होगी जब ट्रॉली को मैं टूवर्ड्स लेफ्ट लेके जाऊं। तो जब ट्रॉली को बेटा मैं टूवर्ड्स लेफ्ट लेके जा रहा हूं, तो लेफ्ट लेके जाने पर ट्रॉली, लेफ्ट पे जाने पर एल की वैल्यू छोटी हो रही है। तो इस बात के अंदर कंफ्यूजन तो है, मुझे भी है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में यहाँ लेफ्ट की जगह राइट लिखा हुआ है, और यहाँ 12 सेकंड के 14 सेकंड के बजाय 12 लिखा हुआ है। मुझे तो 12 से कहीं से भी नहीं लग रहा, ये 14 तक ये बिल्कुल सही नॉर्मल चल रहा है। किसी बच्चे, कोई बच्चा बेटा मेरी हेल्प तो करे, बताए डैम्पिंग, ये बताए अनशरा बेटा, डैम्पिंग आपको कहाँ से नजर आ रही है, 12 से नजर आ रही है, 14 से नजर आ रही है? 14 से आ रही है, 12 तक तो बिल्कुल ऊपर है, 14 पे भी देखिए नीचे आया है। नहीं 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 नहीं, 12 से हो गई। हाँ, 12 से शुरू कर दिया, 12 से इसने डंपिंग शुरू कर दी है। 14 पे तो एम्पलीट्यूड छोटा हो चुका है, यहाँ तक का है, यहाँ तक का है। 12 से चलें जी, एक तो करेक्शन हम अपनी कर लेते हैं, करेक्शन हम कर लेंगे जी, गलती हमारी होगी तो। 12 सेकंड हो गया।
ठीक है ना, 12 से डैम्पिंग हो गई, ठीक है। लेकिन ये वाली बात जो लेफ्ट और राइट वाली है, इसको कोई बच्चा एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि मेरे ख्याल में ट्रॉली की स्प्रिंग की लेंथ 25 से छोटी हो रही है, और अगर छोटी हो रही है, छोटी जब ही होगी जब स्प्रिंग दबेगा। स्प्रिंग सब जब दबेगा, खुद लिख के दे रहा है वो एल, ये वाली लेंथ है। स्प्रिंग दबेगा, स्प्रिंग जब भी दबेगा जब स्प्रिंग यानी ट्रॉली को मैं डिस्प्लेस करूंगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। मार्किंग स्कीम में यहाँ राइट लिखा हुआ है, सही है जी। तो हो सकता है हम लोगों के समझने में अगर कुछ गलती हो रही हो तो आप उसको क्लास के बाद और गौर कीजिएगा, मैं भी गौर कर लूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इंग्लिश लिखने वाला सवाल खत्म हो गया। अब आपसे मेरे ख्याल में ये ग्राफ बनवा रहा है। क्या ग्राफ बनवा रहा है, कह रहा है स्केच द वेरिएशन ऑफ लेंथ, लेंथ की वेरिएशन के साथ ग्राफ बनाना है, ठीक है जनाब। लेंथ की वेरिएशन के साथ ग्राफ बनाना है। तो ये बताइए, जब लेंथ इसकी यानी लेंथ 25 पर है, लेंथ 25 पर, इसने 25 से शुरू करवाया है, 25 ये रहा, 25 से शुरू करवाया है। अच्छा, एक और जो शायद हम लोग गलती शायद कर रहे हो, इन्होंने कोई रूलर उल्टा तो नहीं लगाया हुआ जो देखने में नंबर उल्टे सीधे दिखा रहा? नहीं जनाब, कोई रूलर भी नहीं लगाया हुआ है कि रूलर से उल्टी रीडिंग पढ़ रहे हो, नहीं, कुछ भी नहीं रूलर लगाया हुआ, कुछ भी रूलर नहीं लगाया हुआ। अच्छा जी, ये बताइए, जब एल की वैल्यू 25 है और 25 और 15 के बिटवीन में सारी की सारी वैल्यूज घूमेंगी, तो जो भी ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ बनेगा जाहिर सी बात है 15 और 25 के बिटवीन में, ठीक है ना, 15 और 25 के बिटवीन में घूमेगा। अच्छा बताइए, जब एल की वैल्यू 15 है और ये वेलोसिटी की हमने मैक्सिमम वैल्यू बेटा कैलकुलेट की भी नहीं है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 7.9, 7.9, ठीक है जी। तो जरा देखिएगा इस चीज को, और अगर हो सके तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट उठा लेना चाहिए, ताकि मैं इसको देख देख के आपके सामने वहाँ पे हम लोग बैठ के ग्राफ डिस्कस कर सके। देखिएगा बेटा, यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ताकि हम ग्राफ को, वेलोसिटी का ग्राफ इसको देख के बना सके, वेलोसिटी का ग्राफ बेटा देख के बना सके। हाँ जरा बेटा देख के बताइए ग्राफ के अंदर, जब ऑब्जेक्ट 25 वाले नंबर पर है तो उस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है जीरो। तो एक पॉइंट तो ये वाला आ गया, ठीक है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के नंबर पर है एल, तो वो मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का नंबर अभी अभी हम लोगों ने लिखा है कितना है, 7.9, तकरीबन 8 ले सकते हैं उसको, ठीक है ना, 7.9 को तकरीबन 8 ले सकते हैं। तो ये 5 और 10 के बिटवीन का नंबर है, ये 7.5 हो गया, ये 8, इसके आसपास हमें कोई नंबर मिल जाएगा, 8 ऊपर भी नंबर मिल जाएगा, और इसी तरह ये 5 है बेटा, ये 7.5 है, 8 मुझे कहीं यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी, ये 8 मुझे यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। और जब मुझे ये नंबर मिल गया, तो जो ग्राफ घूमेगा वो ग्राफ 25, 15 और इस पर घूमेगा, तो ग्राफ की जो शक्ल बनेगी वो बेटा ये वाली शक्ल बनेगी, ठीक है जनाब। जब लेंथ की वैल्यू 20 पर आएगी, तो इस ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है कि जब 20 पर है तो वो मीन पोजीशन पे ट्रॉली है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। जब 25 पर आ रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन है, वेलोसिटी जीरो है। 15 सेंटीमीटर पे नंबर एल आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन है, जीरो है। और जब वो यहाँ पर आएगा तो फिर अगेन मैक्सिमम पोजीशन आ जाएगी। तो इट इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, इट इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये पुरानी वाली रीड एंड राइट के सवाल शुरू हो गए। जो रीड एंड राइट बेटा मैंने पहले पढ़ाई हुई है वो यहाँ से सवाल शुरू हो गए। तो ये वाली रिकॉर्डिंग तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई है, तो अभी की